आज का टॉपिक है इन्वायरमेंटल कंट्रोल ह्यूमन एक्टिविटी इन हॉट डेजर्ट। मानव क्रियाओं पर वातावरण का क्या नियंत्रण होता है, और स्पेशली इसमें हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि गर्म मरुस्थल में मानव की क्रियाएं कैसे वहाँ के वातावरण से प्रभावित होता है। तो इसमें जो है कुछ आप लोग को कई चीज़ें पढ़ना है, मॉन्टेनियस का भी पढ़ना है, मॉनसून का भी पढ़ना है, और ट्रॉपिकल टेम्परेट जोन का भी पढ़ना है, इक्वेटोरियल रीजन का भी पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ों का हमको वातावरण पे क्या इफ़ेक्ट होता है, उसमें कुछ चीज़ जब हम आंसर लिखेंगे तो हम ये पैराग्राफ एक है जिसको कि आप सब आंसर में ये कॉमन लिखोगे ऊपर में, तो अच्छा रहेगा। तो ये जो है आपका ये जो पैराग्राफ मैं ये सुना रही हूँ, ये आप लोग सब आंसर के ऊपर में लिख सकते हो। इसमें लिखा, प्रकृति में मानव का उद्भव हुआ। उद्भव काल से इसके संघर्ष का काल था। भोजन तथा सुरक्षित रहने के लिए वातावरण की शक्तियों में से संघर्ष करता हुआ वह वातावरण का सर्वाधिक बुद्धिमान एवं क्रियाशील प्राणी बन गया। मनुष्य वातावरण से अतीत से वर्तमान तक अपनी आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र, आवास की पूर्ति क्रियाशीलता गुण से करता रहा। प्राकृतिक तत्वों, घटनाओं आदि का प्रभाव मनुष्य एवं उनकी क्रियाओं पर पड़ता है तथा मनुष्य अपनी क्रियाओं द्वारा इसको प्रभावित करता है। दोनों के मध्य क्रिया प्रतिक्रिया निरंतर चलती रहती है। ये एक कॉमन सा बात है कि मनुष्य जो है वो प्रकृति से प्रभावित हमेशा होता है, उसका हर कार्य उसके अनुकूल ही होता है। हमारा मौसम हमारे यहाँ बदलता है तो हमारे यहाँ का ड्रेस, हमारे यहाँ का भोजन, हमारा हर चीज़ चेंज हो जाता है ना। तो ये जो पैराग्राफ है ये आप लोग सब में लिख सकते हो, ये कॉमन आंसर हो सकता है। इसके बाद आप आंसर लिखोगे। अच्छा, इसमें हमने क्या किया है कि जो भी जो कार्य है उसको हम 4 भाग में बांट दिए हैं ताकि टू द पॉइंट आंसर दिखाई दे। इसमें जैसे हम लोगों ने बताया है कि मानव क्रिया में कौन कौन सी हम लोग क्रियाएं, हम लोग समाज में रहते हैं, सामाजिक क्रियाएं कुछ होती हैं, हमारी आर्थिक क्रिया होती है हमारे जीवन यापन के लिए, कुछ सांस्कृतिक क्रियाएं होती हैं, हमारा भोजन, हमारा वस्त्र, हमारी संस्कृति, ये हमारा धर्म है ना। ये सारी चीज़ें जो सांस्कृतिक क्रिया के अंतर्गत आती है। और राजनीतिक क्रिया तो कैसे इन्वायरमेंट से भी हम राजनीतिक क्रिया भी हमारी प्रभावित होती है। तो ये 4 पॉइंट डाल देंगे तो इसके अनुकूल हम लोग आंसर लिखेंगे। सारे आंसर में ये 4 पॉइंट आप डाल दीजिएगा और इसके हिसाब से आप लोग सामाजिक क्रिया, आर्थिक क्रिया, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्रिया का वर्णन आप उस क्षेत्र के अनुकूल कर सकते हैं। तो ये इतना कॉमन है। अब शुष्क मरुस्थल का मानवीय क्रियाओं पर क्या प्रभाव होता है, ये आंसर ज़रूरी नहीं कि आप लोग लिखिए ही, आप लोग उसको 2-3 बार पढ़ लेंगे तो भी आंसर आप लोग आराम से लिख दोगे। बहुत कॉमन सा चीज़ है, लेकिन ये पॉइंट टू द पॉइंट हम लोग आंसर लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा मार्क्स आएगा। शुष्क गर्म मरुस्थल का मानवीय क्रियाओं पर प्रभाव निम्न है। विश्व में 4 पहले कौन कौन से गर्म मरुस्थल हैं उनको लिखेंगे, जो कि कर्क तथा मकर रेखा के पास 15 डिग्री से 30 डिग्री तथा दक्षिणी अक्षांश के बीच मिलता है। उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में 15 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में जितने भी मरुस्थल हैं वो विद्यमान हैं। कौन कौन सा मरुस्थल है ये जरूर हम लोग पहले लिख देंगे। सहारा का मरुस्थल सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो महाद्वीप की चौथाई भाग में फैला हुआ है। नामीब इसमें सबसे पुराना है जो अफ्रीका के ही दक्षिण पश्चिम में स्थित है। दूसरा कालाहारी का मरुस्थल जो अरब में स्थित है। तीसरा है भारत का मरुस्थल जो थार मरुस्थल आपको पता है। और चौथा है दक्षिण अमेरिका का अटाकामा का मरुस्थल। तो हम लोग ये 4 मरुस्थल के बारे में लिख देंगे पहले, फिर हम लोग इनके सामाजिक क्रिया के बारे में लिखेंगे। पहला हमारा पॉइंट है सामाजिक क्रिया, कैसे क्या क्या होता है हमारा वहाँ के एनवायरनमेंट के अनुकूल समाज पे प्रभाव। वहाँ के सारा मरुस्थल में एक उत्कृष्ट संस्कृति अद्भुत तथा विकसित हुई। आप लोग हर्टलैंड थ्योरी भी पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कि वो जितना का जितना मेडिटेरेनियन सी के आसपास का जो एरिया है वो हमारा सभ्यता वहीं से शुरू हुआ था। तो एक उत्कृष्ट संस्कृति अद्भुत तथा विकसित हुई है जिसके अनेक भावी संस्कृतियों का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यहीं से अलग अलग संस्कृतियाँ निकली हैं। पुरातात्विक अन्वेषणों से स्पष्ट होता है कि इसी क्षेत्र में सर्वप्रथम पशुओं का घरेलूकरण तथा मानव का आवास सुरक्षित हो गया था। शुष्क मरुस्थल यहाँ का मानव सभ्यता का केंद्र था। मानव सभ्यता का केंद्र हमारा ये कहते हैं कि ये शुष्क मरुस्थल ही था। यहाँ पर निग्रोइड, मंगोल तथा काकेशस प्रमुख जातियाँ हैं।
यहाँ के निवासी भ्रमणशील हैं तथा कठोर परिश्रम करने वाले हैं तथा साहसी होते हैं। यहाँ अनेक सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक उथल पुथल के मध्य से गुजरा है। क्योंकि ये इनके यहाँ स्ट्रगल बहुत था, तो इनका जीवन पूरे स्ट्रगल में ही बीता। तो कई सामाजिक, आर्थिक उथल पुथल हमेशा होते रहे हैं। इनके ऊपर उपनिवेशवाद भी रहा है ना। तो इनका जीवन कठिन दौर से गुजरा है। दूसरा, सांस्कृतिक प्रभाव। यहाँ की मुख्य भाषा सामी, अरबी, यूनानी आदि है। इनके भाषाएं तथा बोलियां प्रचलित हैं, अनेक भाषाएं हैं। यहाँ विभिन्न धर्मों का प्रादुर्भाव एवं विकास हुआ है। यहाँ पर प्रमुख धर्म इस्लाम, यहूदी, पारसी, बौद्ध, ईसाई है। इसमें इस्लाम का बोलबाला है। यहाँ धर्म एवं संस्कृति में घनिष्ठ संबंध हैं। संस्कृति भी पर्यावरण से प्रभावित है। यही कारण है कि यहाँ के लोग सूर्य, चंद्रमा, पवन, पृथ्वी आदि की उपासना करते हैं। यहाँ के लोग का उठना बैठना, खाना पीना, रहन सहन प्राकृतिक पर्यावरण से प्रभावित है। ये निवासी बड़े बड़े चोंगे तथा नकाब पहनते हैं, जो मरुस्थलीय क्षेत्र में आंधियों के धूल से रक्षा करते हैं। पैंट के स्थान पर लुंगी पहनते हैं, जिससे इन्हें बालों पर चलने में सहायता मिलती है। ये दाढ़ी बड़ी तथा मूछें बड़े होने से पानी पीते समय बालों के कण मुँह में न जा सके, है ना। तो इसके बचने के लिए इन्हें साफ करके रखते हैं। वो हाथ उल्टा धोते हैं ताकि कम पानी का खपत हो, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र में पानी का अभाव होता है। इनका लोटा भी जो होता है वो टोंटी लगा होता है, जिससे कि कम पानी गिरे। तो सारा कुछ क्या हुआ, इनका जो भी कार्य है वो हम देख रहे हैं कि ये अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट है। पानी कम है तो उसकी भी व्यवस्था है, बालू है तो उसकी भी व्यवस्था है वस्त्र में। लास्ट है आर्थिक क्रिया का प्रभाव। यहाँ के निवासी भ्रमणशील तथा पशुचारण का जीवन यापन करते हैं, परंतु जिस स्थान पर कृषि के उत्पन्न होने की दशाओं में कृषि कार्य भी करते हैं। ऊँट, मवेशी, भेड़, बकरियाँ आदि इन्हीं प्रमुख आर्थिक क्रियाओं के सहायक हैं। स्थानीय वस्तुओं का आयात निर्यात भी करते हैं। इनका जीवन कष्टकर तथा अभावग्रस्त होता है, परंतु वर्तमान समय में संसाधन की उपलब्धता इस प्राचीन मान्यता को समाप्त कर रहा है। यहाँ अन्य तरह तरह के निर्माण उद्योग, लघु उद्योग का विकास हुआ है। शुष्क मरुस्थल में कुछ क्षेत्र हैं जहाँ लोग लूट मार एवं दस्युता का कार्य करते हैं। ऊँटों का काफिला बनाकर व्यापार किया जाता है। इन काफिलों पर कभी कभी दस्युतों का आक्रमण हो जाता है तथा सामानों को लूट लिया जाता है। रोग निवारण तथा सिंचाई की असुविधा के कारण फसलों की हानि होती है। मरुदानों में कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है। मरुदान हो गए जहाँ कहीं थोड़ा बहुत पानी होता है तो वहाँ पे कृषि अच्छे से किया जाता है। यहाँ का खजूर जो है स्पेशली बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे उगता है। लास्ट है राजनीतिक क्रिया में इसी क्षेत्र में चंगेज खां के नेतृत्व में गठित चारवाहों के एक लड़ाकू बर्बर संस्कृति का सृजन करने से हुआ है। 12वीं सदी में मध्य एशिया में चीन, ईरान, अफगानिस्तान आदि में इसका प्रभाव द्रष्टव्य है। ये लड़ाकू योद्धा थे, इसलिए किसी एक स्थान पर नहीं रहते थे, जिस कारण इनका विस्तार विस्तृत क्षेत्र में हुआ है। आप लोग भी पढ़े होंगे हिस्ट्री में कि कई हमारे जो हैं जो आक्रमण हमारे ऊपर किए थे हमारे देश पे, वो इधर ही से आए थे। ठीक है, तो ये बेसिकली ये है। इसको 4 पॉइंट में बना करके जब हम लिखेंगे, और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग इसमें ये सारे के सारे वर्ल्ड मैप में ये सारे के सारे मरुस्थल ज़रूर दिखाएं। बहुत इजी है। साउथ अफ्रीका में जो है ऊपरी भाग में सहारा का मरुस्थल, इंडिया का आपको पता है राजस्थान का है। अटाकामा का मरुस्थल जो है वो दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी भाग है। अरब का मरुस्थल। तो वर्ल्ड मैप हाथ से बनाना सीख लें, एक कम से कम उसका एक बहुत परफेक्ट नहीं लेकिन बना ले, ताकि चीज़ों को सही जगह पे दिखा सकिए। तो ये जितने भी राजस्थान है इसको वर्ल्ड मैप में ज़रूर दिखाइएगा, ताकि नंबर हमेशा अच्छा आएगा। इसमें मैप होना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग शुष्क ठंडा मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग हॉट डेजर्ट पढ़े थे, अब हमारा कोल्ड डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट में कौन कौन सा जगह आता है, इसके अंतर्गत अंटार्कटिका तथा आर्कटिक तथा लद्दाख क्षेत्र आते हैं। यहाँ वर्षा नहीं होती। पहले हम इसमें ना मरुस्थल का भी एक मतलब होता है कि जहाँ से 4 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है उसको मरुस्थल क्षेत्र में डालते हैं। ये आप लोग लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिखी। वर्षा नहीं होती है, लेकिन बर्फ़ की चादरों से यह क्षेत्र ढका रहता है। यहाँ का भौगोलिक वातावरण से मनुष्य में निम्न क्षेत्र में क्रियाकलापों को प्रभावित करता है। ये सामाजिक कार्य इसमें कौन कौन से हैं। यहाँ के
निवासी मंगोल प्रजाति के हैं जो इस पर्यावरण में अल्प परिवर्तन कर अपने निवास की स्थापना कर सीमित सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण किया है। जनजीवन आदिम अवस्था में है। प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव प्रमुख है। आर्थिक विकास की संभावना कम है। मानव के उदय पूर्ति हेतु प्राथमिक अवस्था वस्तुएं प्राप्त होती हैं। हिम की मोटी चादर का आवरण है। मानव नाममात्र परिवर्तन कर पाया है। यहाँ का तापमान -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। लोग उसमें अपने दिनचर्या का कार्य इसी टेम्परेचर में करना पड़ता है। जीवन आखेटक तथा पशुपालनों के रूप में ही व्यतीत होता है। ये लोग बेसिकली यहाँ पे कोई कृषि योग्य भूमि होती नहीं है, बर्फ से ढका होता है। तो जो भी एनिमल होते हैं वहाँ पे, मछली होती है या भालू होता है, जो भी एनिमल होता है, ये लोग इसको ही खा करके अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। ठीक है। दूसरा है आर्थिक कार्य क्रिया। कौन कौन सी इनकी बेसिक क्रियाएं हैं। जलवायु की विषमता के कारण कृषि का कार्य की दशाएं उपलब्ध नहीं हैं। यहाँ के निवासी आखेट में रेंडियर, सील, कैरिब, मछली आदि का आखेट करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वर्तमान समय में प्राविधिक विकास तीव्र गति से हुआ है। तब मानव नए उपकरणों से सुसज्जित होकर इस मंडल में प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करना प्रारंभ किया है। फलतः यूरोप का उत्तरी भाग अल्प मात्रा में परिवर्तन हो पाया। कई लोग अब यहाँ पे जा कर के जो हैं बड़े बड़े फिश को पकड़ते हैं और उससे कई तरह के ऑयल और कई तरह के रिसोर्स बनाते हैं। तो ये दूसरे कंट्री के लोग जाके करते हैं। यहाँ के लोग का बेसिकली कार्य ये सब नहीं है, वो आखेट पे ही निर्भर हैं। दक्षिणी भाग अंटार्कटिका ध्रुवीय क्षेत्र है, जहाँ बर्फ़ की मोटी चादर का आवरण है। मानव बसा असंभव है। फिर भी कई विकसित देश यहाँ वैज्ञानिक अभियान द्वारा अपना अध्ययन कर रहे हैं। अस्थायी निवास बनाकर वैज्ञानिक परीक्षण कर रहे हैं। यहाँ पे भारत भी एक अपना जो है ऑब्जर्वेटरी सेंटर बना के रखा है, जहाँ पे ये लोग करते हैं। लद्दाख भी एक फुल डेजर्ट एरिया। यहाँ के लोग चरवाहों का कार्य करते हैं। तकनीकी विकास वहाँ के लोगों के काम पर प्रभाव डाला है और कई लोग लिखे पढ़े जो होते हैं वो तकनीकी कार्य भी करते हैं, है ना। तो ये चूँकि लद्दाख कई कंट्री के बीच में है तो इनको सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, बट और भी जो नॉर्थ और साउथ जो पोल के पास वाले हैं इनको बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं मिल पाता है। इनका जीवन एकदम खाना बदोश जैसा ही होता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक क्रियाकलाप। सांस्कृतिक क्रियाकलाप विशेषकर लद्दाख की संस्कृति, बाकी जगह की संस्कृति कुछ खास नहीं है, लद्दाख के बारे में ही हम लोग लिखेंगे। लद्दाख की संस्कृति तिब्बती बौद्ध धर्म, कठोर जलवायु और अद्वितीय प्राकृतिक संसाधनों से प्रभावित है। यहाँ संस्कृति मिलजुल कर जीने, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने तथा संसाधनों को महत्व देने पर जोर देती है। महिलाएं यहाँ प्रतिष्ठित पदों पर हैं और उन्हें जीवन और काम करने की आज़ादी है। यहाँ की ध्रुवीय क्षेत्र के तरह खानाबदोश चरवाहों की जीवन यहाँ भी व्यतीत करते हैं। जो यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो चारागाह और खानाबदोश वाली ज़िंदगी जीते हैं। तो इस तरह से आप लोग इसमें भी कोल्ड डेजर्ट को दिखा दीजिएगा, लद्दाख को, और नॉर्थ पोल साउथ पोल तो पूरा का पूरा अर्थ को ही बना देंगे, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल हम लोग दिखा देंगे। तो ये एक छोटा सा है जिसमें कि आप लोग इसके आधार पे कुछ और भी आंसर जो है ये 4 पॉइंट बना करके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, है ना, सांस्कृतिक बना करके लिख सकते हैं। और वर्ल्ड मैप या जो भी मैप बना करके ज़रूर उस जगह क्षेत्र को ज़रूर दिखाएं, और जो भी है उस क्षेत्र वो कौन कौन सा क्षेत्र कहाँ कहाँ पे है वो ज़रूर दिखाएं। ठीक है, थैंक यू।